विपक्षी एकजुटता काफी चर्चा में है। दरअसल मकसद भी है 2024 का चुनाव मिलकर लड़ना, बीजेपी की लगातार बढ़ती ताकत को रोकने का प्रयास करना। इसीलिए तमाम विपक्षी दल लामबंद होते दिखाई दे रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग हुई, पूरे देश में खूब चर्चा हुई। ये मीटिंग इसलिए भी बुलाई गई ताकि केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल किया जा सके। वहीं विपक्षी एकता की मुहिम को सफल बनाने की कवायद शुरू भी हो गई है। पटना में हो रही विपक्षी एकता की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया था। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। नीतीश को विपक्षी एकता के कन्वीनर की जिम्मेदारी दे दी गई है। सभी पार्टियों के नेताओं ने इस पर अपनी सहमति से मुहर भी लगा दी। आपको बता दें, इस मीटिंग में आगे भी बात जारी रखने पर सहमति बनी और अब जुलाई में शिमला में अगले राउंड की मीटिंग होगी। इस बैठक में गठबंधन के संयोजक और सीटों के बंटवारे और उन पर चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हो सकती है। डीएमके, कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, सपा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों की इस एकजुटता की काफी चर्चा हो रही है और भाजपा के लिए चैलेंज बताया जा रहा है। लेकिन इस विपक्षी एकता की गोलबंदी से 4 ऐसे दल दूर हैं जो अपने राज्यों में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। ये दल हैं नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी, मायावती की बसपा, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस और तेलंगाना में राज करने वाली केसीआर की भारत राष्ट्र समिति ने बीआरएस। इन 4 दलों में से 3 पार्टियां तो अपने अपने राज्यों में बहुमत की सरकार चला रही हैं। ऐसे में इनकी गैर हाजिरी विपक्ष की एकता के लिए चिंता की बात है। इतना ही नहीं, भले ही ये दल तटस्थ दिखते हैं लेकिन जरूरत पड़ने पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी वजह यह है कि कई अहम विधेयकों को पारित कराने में इन दलों ने सदन में भाजपा का समर्थन भी किया है। अब सवाल यह है कि इन दलों के दूर रहने से विपक्ष को कैसे नुकसान होगा। 80 सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बसपा वोट शेयर के लिहाज से बीते लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है। दलित वर्ग के बीच उसका एक ठोस जनाधार रहा है। यदि वो विपक्षी एकता से दूर रहती है और गठबंधन नहीं होता है तो फिर सपा और कांग्रेस यदि साथ आ भी जाएं तो भाजपा से मुकाबला कठिन होगा। इसकी वजह यह है कि मायावती यदि मुस्लिम और दलित उम्मीदवार बड़ी संख्या में उतार दे तो कई ऐसी सीटें हैं जहां त्रिकोणीय मुकाबला बन जाएगा। ये स्थिति भाजपा के लिए मुफीद होगी। तेलंगाना की बात करें तो वहां केसीआर की पार्टी ने 2019 में 17 में से 9 सीटें जीती थी, 4 भाजपा के हाथ में आई थी और 3 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। इस तरह तेलंगाना की सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस ही है और अब यदि कांग्रेस उसके साथ नहीं आती है तो फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव के बाद केसीआर किसी भी पाले में जा सकते हैं। यही स्थिति आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी और उड़ीसा में नवीन पटनायक की है। दोनों ही नेता अपने अपने राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाते हैं और जरूरत पड़ने पर भाजपा के साथ भी जाते रहे हैं। भाजपा और इनके बीच एक अनकहा करार रहा है, वो अपने राज्यों में खुलकर सरकार चलाएं और केंद्र में भाजपा से बनाकर भी रखें। आपको ये भी बता दें कि विपक्षी एकजुटता की जो बैठक हुई पटना में, इसमें बीआरएस शामिल नहीं हुई। केसीआर का नहीं आना, जिन्होंने कवायद को शुरू किया था, ये बड़ा चर्चा का विषय रहा और इस दौरान उनकी तरफ से कहा भी गया, बयान भी आया कि देश की वर्तमान हालात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। हम कांग्रेस को माफ नहीं कर सकते, हम बीजेपी और कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते। पटना में हुई इस बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी मौजूद रहे, उनके साथ पंजाब के सीएम भी पहुंचे थे। इस बैठक के पहले ही अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखकर अल्टीमेटम दे दिया था। अरविंद ने कहा था कि वो इस बैठक में तभी शामिल होंगे जब उन्हें इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि कांग्रेस दिल्ली में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का विरोध करने में उनकी मदद करेगी। केजरीवाल की इस शर्त पर खरगे ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि सदन में जब वो बात आएगी तब देखा जाएगा। इसके बाद में आमने सामने जब ये लोग बैठक में बैठे तब एक बार फिर मुद्दा ये उठकर सामने आया था और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। खरगे ने स्पष्ट कह दिया और कई बयान भी सुनाए गए। ऐसा भी कहा जाता है कि इस बैठक में कांग्रेस ने बताया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के नेताओं के बारे में क्या कुछ कहा गया है। तो इस पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी का भी कहना था कि कहा तो आपके नेताओं की तरफ से भी जाता है, अब अगर विपक्षी एकजुटता के मंच पर आए तो इन बातों को किनारे करना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन ये नई शुरुआत होने में बड़ी चुनौतियां आ रही हैं और इनमें जिन चेहरों की मैंने बात की है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नवीन पटनायक, मायावती, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी को भी आप इसमें रखिए। ये विपक्षी एकजुटता के ऐसे चेहरे हैं जो किसी तरफ फिलहाल नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि नवीन पटनायक या जगन मोहन रेड्डी ये ऐसे चेहरे हैं जिनका झुकाव जो है वो बीजेपी की तरफ दिखाई पड़ता है। कभी भी ये उस पाले में जा सकते हैं। शिरोमणि अकाली दल का स्पष्ट तौर पर संकेत मिल रहा है, कुछ इसी तरह का जेडीएस का संकेत मिल रहा है। तो कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपना दबदबा रखती हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर जो तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है या फिर किसी एक गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता है तब तक तो बात ठीक है। लेकिन यदि सरकार की हालत ये होती है कि फिर मेलजोल से सरकार बनेगी तो पोस्ट पोल अलायंस यानी ये पार्टियां
चुनाव के बाद में या नतीजों के बाद में कुछ और आकलन करें और फिर देखें कि किसकी सरकार बनाने में वो साथ में जा सकती हैं, तो इसमें भी कोई किसी से परहेज नहीं करेगा। एक सिंपल सी कहावत है राजनीति में, न कोई किसी का परमानेंट दोस्त है, न कोई परमानेंट दुश्मन है। यहाँ पर आपसी समीकरणों को देखा जाता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्री पोल अलायंस में कौन कौन मैदान में उतरेंगे, किस किस से लड़ते दिखाई देंगे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ अगर अलग अलग विपक्ष लड़ता दिखाई दिया तो इनमें आपसी फूट होगी और आपस में वोटों का बंटवारा होगा जो नुकसान दे सकता है। लिहाजा विपक्षी एकजुटता और जो 400 सीटों के एक फॉर्मूले की बात की जा रही है कि 400 सीटें तो कम से कम ऐसी हो जहां पर विपक्ष एक ही उम्मीदवार को उतारे बीजेपी के खिलाफ, यानी बीजेपी वर्सेस विपक्ष का वो उम्मीदवार, ये मुकाबला देखने को मिले। अगर क्षेत्रीय दल या कोई ताकतवर चेहरा, ऐसा नहीं है कि कोई और प्रत्याशी नहीं उतरेंगे, निर्दलीय उतरते हैं, कई छोटे अन्य दल होते हैं वो भी अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं, कुछ बागी होते हैं वो भी चुनावी मैदान में उतरते हैं, लेकिन बड़ा मुकाबला, मुख्य मुकाबला अगर 2 से ज़्यादा पार्टियों के बीच में होता है तब फिर बीजेपी को फायदा है और विपक्ष को नुकसान है, क्योंकि ये जो 2 दल होंगे ये आपस में ज़्यादा लड़ते दिखाई देंगे। उदाहरण के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की गुजरात में लड़ाई देखने को मिली है, या अन्य जगहों पर भी जहां जहां ऐसा होगा वहां इन दोनों पार्टियों को कितना कितना फायदा होगा अपनी ताकत को बढ़ाने में, तो देखने वाली बात है। लेकिन निश्चित तौर पर जो वोटों का बंटवारा होता है वो बहुत कम मार्जिन भी रह जाता, कई ऐसी सीटें होती जहां पर यह मुकाबला इतना दिलचस्प होता है कि 2 अन्य दलों की लड़ाई की वजह से बीजेपी को एक बड़ा फायदा हो। तो बीजेपी की भी इस बात पर नजर है। विपक्षी एकजुटता को यूं हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन विपक्षी एकजुटता हो ही जाए इस बात की बहुत संभावना इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि इनके अपने अपने हित हैं। फिर भी देखना होगा कि शिमला में जो बैठक होने वाली है उसमें क्या निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, ये बात भी कही जा रही है। अब कांग्रेस कितने कदम आगे बढ़ती है, किन किन राज्यों में क्या समीकरण बैठाती है और कहाँ कहाँ पर अपने कदम पीछे खींचती है, यानी कि अपने सहयोगी दलों को अपने मुकाबले ज़्यादा सीटें देती है, ये देखने वाली बात होगी। कितना बड़ा दिल कांग्रेस दिखाएगी, ये इस विपक्षी एकजुटता का एक तरीके से बुनियाद बनने जा रहा है, एक तरीके से नींव बनने जा रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।